में फोटो आ गया। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज साफ? आवाज साफ है ना? ठीक। हाँ, अभी जब हम लोग का पिछला जो टर्न क्लास हुआ था तो ईडीपी पे हम लोगों का लेक्चर हुआ था, इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटरप्रेन्योर को उसकी इंटरप्रेन्योरशिप में और कैसे डेवलपमेंट करे अपने इंडस्ट्री को, इसके संदर्भ में ईडीपी प्रोग्राम के संदर्भ में मैंने क्यों इसकी आवश्यकता है, नीडेड क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है कि हर इंटरप्रेन्योर क्यों ईडीपी करे। तो आप जानते हैं कि ईडीपी प्रोग्राम में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि ईडीपी क्या इसके पहले भी कोई इंटरप्रेन्योर ईडीपी प्रोग्राम ऐसा होता था या नहीं होता था, या आफ्टर इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा हम लोग इसमें ये लेके चलेंगे कि बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट, बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट, कि क्या पहले भी हमारे देश में ये प्रोग्राम था या नहीं था, या ईडीपी आफ्टर इंडिपेंडेंट ईडीपी प्रोग्राम आया। तो थोड़ा सा इस बारे में हम, क्योंकि आज जो डिस्कशन होगा वो ईडीपी कैसे एक इंटरप्रेन्योर को कैसे डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन हैं स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और कौन कौन से फेसेस कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। टीचरों के लिए भी कैरियर एडवांसमेंट और ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स चलता है, ताकि टीचर भाई पीजी या ग्रेजुएशन करके आए हैं तो अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए उनके लिए भी प्रोग्राम चलता है। उसी तरह इंजीनियर, डॉक्टर, उनके लिए भी डीपी का प्रोग्राम चलता है, सेमिनार और सिंपोजिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो उसी तरह उद्यमी के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। कहाँ का ऑर्गेनाइज करती है, कौन कौन से इंटरप्रेन्योर किस सन में स्टेब्लिश हुए हैं, और कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती है इंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए। तो ये सारी बातें आज का डिस्कशन होगा। तो इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट, क्या हमारे यहाँ बिफोर इंडिपेंडेंट क्या इंटरप्रेन्योर नहीं थे, इंडिया में इंडस्ट्री नहीं थी, या हमारे यहाँ के प्रोडक्ट का मार्केट नहीं था? तो थोड़ा बिफोर के रूप में चलेंगे। 1850 1850 बिफोर, थोड़ा इसको लिखने के लिए बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट, प्रायर एंड पोस्ट करके थोड़ा सा आप लिखेंगे तो बिफोर इंडिपेंडेंट 1850, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया के ढाका का मलमल और यहाँ की बनारसी साड़ियाँ, हैदराबाद बॉम्बे की बर्तन, तो बहुत चीज़ें थीं। तो क्या उस समय इंटरप्रेन्योर के ये प्रोडक्ट क्या सेल नहीं होते थे, टर्नओवर नहीं होते थे, मार्केटिंग नहीं थी? तो 1850 के पहले हमारे पास गिने चुने, आप जानते थे कि पहले वही कैपिटल होती थी जहाँ समुद्र एरिया में सी लेवल के पास आपके कोई अगर सिटी है, तो जैसे बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, इसी एरिया के पास है। तो इन एरिया में जो बिजनेसमैन थे, तो 1850 में थोड़ा सा आप बात करेंगे। और इसके बाद 1673 1673, 1677, 1852, तो कुछ चीज़ें ऐसी जो आप अगर डाटा नोट करेंगे तो थोड़ा सा एक बताएंगे
कि 1850 में हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री थी, और 1673 में हमारे यहाँ प्लेन की इंडस्ट्री लगी। 1677 में बॉम्बे में ये गन पाउडर मिल की स्थापना हुई। कुछ चीज़ें आप बिफोर इंडिपेंडेंट के बारे में बता देंगे कि वहाँ भी उस समय इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंटरप्रेन्योर थे, इंडस्ट्री थी, डेवलपमेंट था, विकास होते थे हमारे प्रोडक्ट के, हमारे इंडस्ट्री के। और आफ्टर इंडिपेंडेंट यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट हम 90, आप जानते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आप जानते हैं कि इंटरप्रेन्योर पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको जानकारी के लिए में रखनी जरूरी है, जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इस बीच में कई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, लेकिन आप केवल 2 इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, क्योंकि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपको जानकारी में रखनी होगी कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, क्योंकि दोनों 2 अलग अलग है, एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है, जस्ट अपोजिट है। 1948 में जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, जो रिस्ट्रिक्शन, जो रूल रेगुलेशन बने, वो सारी 1991 में खत्म कर दिए गए, क्योंकि 1991 को एलपीजी के रूप में देखा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रूप में। तो हम केवल क्या, हाँ अलग अलग बनी है, लेकिन उसमें डिटेल नहीं जाइए, केवल 2 रखिए, क्योंकि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, फिर 56, फिर 77, फिर 80, फिर 90, फिर 1991 ऐसे बने। लेकिन मुख्य रूप से जब आप बात करेंगे तो केवल 2 अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को याद रखते हैं तो आप सारी चीज़ें बता देंगे। तो उसके भी कैरेक्टरिस्टिक के रूप में आप 2 बातें बता देंगे। आपको याद रहेगा कि 1948 में जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी तो उस समय स्थिति ये थी कि हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंट बहुत सी इंडस्ट्री नहीं थी, डिवीजन हो गया था, पाकिस्तान बन गया था, देश की स्थिति बहुत ही हालत खराब थी। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 48 बनी, मतलब टोटल इंडस्ट्री को 4 सेक्टर में बांटा गया था, और कुछ इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर के रूप में, कुछ को प्राइवेट सेक्टर के रूप में। तो हम केवल 1948 में, अगर आपसे पूछे कि इंपॉर्टेंस ऑफ 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1948 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी उसमें टोटल इंडस्ट्री को 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया। फिर 56 में फिर बनी तो वो 4 को 3 में कन्वर्ट कर दिया गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाएगी, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाएगी, और ये लोकल लेवल पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस इंडस्ट्री को दिया जाएगा। और फिर इसके बाद जब पॉलिसी, जानते हैं कि पॉलिसी चेंज, और जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंज हुई वो 1991 में, क्योंकि हमारे देश में इकोनॉमिक स्थिति बड़ी खराब हो चुकी थी, मॉर्गेज करना पड़ा था गोल्ड को, और 89 में बीपी सिंह की सरकार, फिर चंद्रशेखर की सरकार आई, और फिर जब मनमोहन की सरकार आई तो एलपीजी लागू हुआ, और जो रिस्ट्रिक्शन, जो चीज़ें 1948 में लगाई गई थी, बहुत चीज़ें, सारी चीज़ें खत्म कर दी गई। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो अभी हम नहीं पढ़ाने बैठे हैं, अभी केवल उसके आपको मेन पॉइंट बता दे रहे हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए क्या था कैरेक्टरिस्टिक, ये था ये कि 48 में जो इंडस्ट्री 4 सेक्टर में बांटे गई थी, कुछ सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में, कुछ पब्लिक सेक्टर में दिया गया कि ये इंडस्ट्री, और वो भी जो मेन ट्रेडिशनल बेस जो इंडस्ट्री थी वो तो पब्लिक सेक्टर में गई, और शुगर, सीमेंट और कॉटन कुछ इंडस्ट्री हम प्राइवेट सेक्टर में दी गई। तो ये तो रहा हमारे बिफोर इंटरप्रेन्योर के लिए थोड़ा सा प्री पोस्ट बताए, बिफोर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर के लिए, इंडस्ट्री के लिए इंटरप्रेन्योर को क्या क्या गवर्नमेंट सपोर्ट की, क्या क्या दी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद फिर हमारी जो इंडस्ट्रियल, आज जो टॉपिक चल रहा है ईडीपी का, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे एक इंटरप्रेन्योर को कैसे आप डेवलप करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप भी ग्रेजुएशन पीजी करके आप कहीं कोई सर्विस पकड़ लिए, कोई जानकारी के लिए, आप देखते हैं बैंक वगैरह में भी ट्रेनिंग दी जाती है, साल 2 साल 6 साल 5 साल को नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई टेक्निक आती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। टीचरों को भी सेमिनार और सिम्पोजिया, कॉन्फ्रेंस के माध्यम डेवलप की जाती है, अपने नॉलेज को डेवलप करें।
डॉक्टरों को भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस होता है, डेवलप की जाती है। उसी तरह ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ईडीपी, ये एंटरप्रेन्योर के लिए ऑर्गेनाइज की जाती थी कि कैसे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अपने प्रोडक्ट को, अपने इंडस्ट्री को, अपने प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करें, कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको एडाप्ट करें, कैसे करते थे। तो इसके संदर्भ में स्टेजेज ऑफ ईडीपी या फेसेस ऑफ ईडीपी, कैसे किस किस स्टेज से गुजर के एक ईडीपी अपने को डेवलप करता है। तो इसके 3 स्टेज बताए गए हैं। ईडीपी के 3 स्टेज बताए गए। एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए ईडीपी प्रोग्राम 3 स्टेज से गुजर के कंप्लीट की जाती है। तो पहला जो आता है स्टेजेस क्या है, तो पहला स्टेज जो आता है इसमें सबसे पहले 3 चार्ट बनाना चाहेंगे। तो फेसेस ऑफ या स्टेजेस ऑफ ईडीपी प्रोग्राम, इसको चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, अच्छा ये नहीं, हाँ, तो ये फेसेस ऑफ या स्टेजेस ऑफ ईडीपी प्रोग्राम अगर चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा, तो ईडीपी प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर को हमने पहले ही बताया कि अगर टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अगर अपनी जानकारी को इम्प्रूव नहीं करेगा, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करेगा, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ईडीपी प्रोग्राम में अगर आप चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे तो ईडीपी प्रोग्राम को 3 भाग करिए। फर्स्ट स्टेज यानी फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, 3 स्टेज से गुजर के एंटरप्रेन्योर अपने को ट्रेंड करता है, डेवलप करता है। तो फर्स्ट स्टेज में जो आइए, फर्स्ट स्टेज में फिर आप चार्ट बना सकते हैं। पहला आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के माध्यम से ये एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग सेक्टर से एंटरप्रेन्योर उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। क्योंकि अभी आगे आएगी कि मैक्सिमम 20 से 30 एंटरप्रेन्योर बराबर ऑर्गेनाइज की जाती है। 20 से 30 एंटरप्रेन्योर को रजिस्टर्ड किया जाएगा। उतना ही एंटरप्रेन्योर अपने को रजिस्टर्ड होते हैं उस इंस्टीट्यूशन में। अभी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखाएंगे, आपको हम बताएंगे कि स्टेट लेवल के कौन कौन इंस्टीट्यूशन है और सेंट्रल लेवल के कौन कौन है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन ये है। आवाज आ रही है ना? हेलो? तो हाँ, ठीक। तो अब पहले स्टेज में आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के मतलब अगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मोटिवेशनल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें अलग अलग ग्रुप बना के उनको उसमें रजिस्टर किया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है कि नई नई टेक्नोलॉजी अगर आई, कोई टेक्निक आई तो ट्रेनिंग। तो पहला जो पॉइंट बना ट्रेनिंग। दूसरा कलेक्टिंग टू स्टडी मटेरियल, जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, क्योंकि देखिए जो पॉइंट बनाए गए हैं अलग अलग किताबों में है। अब ईडीपी प्रोग्राम के स्टेजेज मैं आपको बता रहा हूँ, 3 स्टेजेज बताए गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में स्टेज में पहला पॉइंट आया ट्रेनिंग। दूसरा कलेक्टिंग टू स्टडी मटेरियल, जो एंटरप्रेन्योर रजिस्टर्ड हुए हैं उनके लिए उस प्रोडक्ट के संदर्भ में जो जो इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, उसके द्वारा स्टडी मटेरियल उनको उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा सिलेक्शन फॉर सुटेबल कैंडिडेट, मतलब वो जो ट्रेनिंग देने के लिए जो इंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर हैं या टेक्नीशियन हैं या इंजीनियर हैं या उस क्षेत्र के जो अपने नाम अच्छे हैं, उनका सिलेक्शन किया जाता है कि सुटेबल पर्सनालिटी, सुटेबल कैंडिडेट जो कि आपको ट्रेनिंग देंगे। तो तीसरा पॉइंट जो बनता है सुटेबल कैंडिडेट, सुटेबल एक्सपर्ट का, इंजीनियर का। और तीसरा होता है एडवर्टीजमेंट। तीसरा जो पॉइंट बनता है एडवर्टीजमेंट, मतलब जो भी आप जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर कार्यक्रम जब भी चलता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, सेंट्रल लेवल की इंस्टीट्यूशन जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं उनका एडवर्टीजमेंट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बनारस में भी ईडीपी प्रोग्राम चलता है
और संयोग से उस ईडीपी प्रोग्राम में 21 दिन का 15 दिन का कोर्स चलता है, ट्रेनिंग चलती है। और 2008 में 9 में मैं भी क्योंकि जब ईडीपी प्रोग्राम चलता है तो उसमें केवल इंडस्ट्रीज ही नहीं रहते, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग लोग भी आते हैं। तो कॉमर्स से मैं भी ट्रेनिंग करने के लिए आप जाते हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, तो उसी के तहत ये डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज की गई थी, तो मैं भी पार्टिसिपेट किया था। तो भाई मैं टीचिंग लेवल था, लेकिन वहाँ सब इंडस्ट्रिस्ट थे। लेकिन जो क्लास होता था, दो एक डेढ़ घंटे का क्लास चलता था कि अगर आपको फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना है, इंडस्ट्री लगानी है, तो आप कैसे, जैसे अभी आपके यहाँ कोर्स में भी, आपके कॉलेज में भी हम लोग ये ईडीपी प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें कि आपको आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो आप कैसे लगाएंगे, स्टार्टअप कैसे करेंगे। तो ये ईडीपी प्रोग्राम में जब मैं भाग लिया था तो उसमें भी मेरा ये जो पहले दिन दूसरे दिन जिस दिन का अनुभव बता रहा हूँ कि वहाँ पे हमको सिखाया गया कि अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो किन किन चीज़ों को आप फेस करेंगे। पहले तो आप सिलेक्शन करेंगे किस चीज़ का प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, किस मैन्युफैक्चरिंग करने के, मार्केटिंग करेंगे, फिर वो कहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे उसके लाइसेंस लेंगे, कैसे उसके फाइनेंस की व्यवस्था करेंगे, कैसे उसको लेबर एक्ट में रजिस्टर्ड कराएंगे, कहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी आपको, ये अलग अलग विषय के एक्सपर्ट आते हैं और आते थे, क्लास लेते थे। तो वहाँ जो पॉइंट हुआ है कि सुटेबल एक्सपर्ट का सिलेक्शन वो होगा। और विज्ञापन जो तीसरा पॉइंट बताया जाता है कि एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ये बताया जाता है कि इस शहर में, इस स्टेट के, इस कैपिटल में, इस सिटी में ईडीपी प्रोग्राम होने जा रहा है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो आवे, रजिस्टर्ड करा लें और ट्रेनिंग लें। तो विज्ञापन के द्वारा आपको इन्फॉर्म मिल जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन फॉर फ्यूचर इंटरप्रेन्योर। इसी के माध्यम से और कौन कौन से, नेक्स्ट पॉइंट आया है सिलेक्शन फॉर फ्यूचर इंटरप्रेन्योर। उसी में यह तय होता है कि कौन भविष्य के इंटरप्रेन्योर होंगे, भविष्य के उद्योगपति होंगे, नए कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। तो उसी के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा ये सिलेक्शन तय कर लेते हैं कि ये फ्यूचर के इंटरप्रेन्योर होंगे। तो 4 पॉइंट आई। पहला ट्रेनिंग, कलेक्टिंग फॉर स्टडी मटेरियल, सुटेबल कैंडिडेट, सिलेक्शन फॉर सुटेबल कैंडिडेट, और एडवर्टीजमेंट और सिलेक्शन फॉर फ्यूचर इंटरप्रेन्योर। ये इतने पॉइंट बने आपके फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? सेकेंड स्टेज में ईडीपी प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो पहला आता है स्पीच। वहाँ जो एक्सपर्ट आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप अपनी जो उनको प्रॉब्लम हुई होगी, जो जो फेस किए होंगे, वो आपको शेयर करके बताते हैं। तो पहला स्पीच के माध्यम से स्पीच होता है, स्पीच मेथड। दूसरा है रिटन मेथड, मतलब रिटन भी आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन क्वेरी की जाएगी और रिटन के द्वारा समझाया जाएगा, आपको रिटन आंसर देना होगा। तीसरा आता है ये क्या नाम से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको मार्केटिंग की बात बताई जाएगी, प्रदर्शन कैसे करेंगे आप, कोई चीज़ का वे आप प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग के द्वारा कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं। आप जानते हैं सारा काम प्रेजेंटेशन के ऊपर है। अगर जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, संयोग से आप मिट्टी ले लीजिए, एक मिट्टी को पैकिंग खूब बढ़िया पैकिंग करिए और एक अच्छे स्पीच के माध्यम से वे आप प्रेजेंटेशन करिए आप कि ये मिट्टी ये लगाइए, इससे ये होगा, इससे ये होगा। आप बहुत अच्छी स्पीच देते हुए और पैकिंग इस ढंग से प्रेजेंटेशन करिए तो मुझे गारंटी है कि 10-20 पैकेट तो आप सेल कर लेंगे ड्यू टू अपने स्पीच, अब्बे आप प्रेजेंटेशन एंड मार्केटिंग के। यद्यपि बात अलग है कि मिट्टी है, दोबारा आप उस एरिया में जा नहीं पाएंगे क्योंकि तुरंत पकड़े जाएंगे तो आपकी पिटाई भी हो सकती है। लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बे आप प्रेजेंटेशन और स्पीच के माध्यम से आप कोई भी चीज़ को एक बार आप समझा सकें अगले कस्टमर को,
अगले व्यक्ति को। तो आपका जो सेकंड स्टेज में पहला पॉइंट बना स्पीच मेथड, रिटन मेथड, प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिकल, और नेक्स्ट आता है कॉन्फ्रेंस। फिर आप कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक दूसरे से आपसी मुलाकात करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर वहाँ उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे आप सेमिनार और वर्कशॉप के माध्यम से एक दूसरे से मिक्सअप करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल ट्रेनिंग। फिर आपके उस माध्यम के बाद फिर इंडिविजुअल, कि आपने ये ट्रेनिंग पीरियड में अलग अलग एंटरप्रेन्योर आए, कोई किसी चीज़ प्रोडक्ट में, कोई किसी प्रोडक्ट में, किसी मार्केटिंग में, तो उसको भी प्रैक्टिकल पर्सनल ट्रेनिंग दी जाएगी उस प्रोडक्ट के संदर्भ में। तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आता है जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, व्यक्तिगत पर्सनल के रूप में आपको पर्सनल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी कि अब आप जैसे 30 लोग हैं तो कोई कुछ प्लास्टिक के मटेरियल के रूप में जा रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के रूप में जा रहा है, कोई कपड़े के रूप में जा रहा है, कोई रॉ मटेरियल के रूप, तो अब उनमें से सिलेक्शन करके उन चीज़ों एंटरप्रेन्योर को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन एंड ट्रेनिंग। फिर आप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे के प्रोडक्ट को जानकारी देने के लिए ग्रुप डिस्कशन एंड ट्रेनिंग देते हैं। फिर ग्रुप डिस्कशन कराते हैं कि प्रैक्टिकल पर्सनल के बाद ग्रुप डिस्कशन, मतलब सभी लोग एक दूसरे की जानकारी शेयर करें और बताएं। और तीसरे स्टेज में जाता, पहला स्टेज हो गया, दूसरा स्टेज हो गया, और तीसरे स्टेज में आता है एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। मतलब आप 20 दिन से 21 दिन से जो आपने सीखा, ट्रेनिंग लिया, स्पीच के माध्यम से, रिटन के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से, 2 स्टेजेस जो पूरा कर लिए, तो अब आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि रिजल्ट और रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से, कि जो आपने इतना दिन क्लास किया, आप लिए, इस पे आप अपना ये जो एग्जामिनेशन के माध्यम से अपने को एग्जामिनेशन दीजिए। जैसे जब मेरा एंटरप्रेन्योर का 20 दिन का कार्य 21 दिन का हो गया ट्रेनिंग, तो मेरा भी रिटन टेस्ट हुआ। तो कहे आपने क्या सीखा, तो मैंने कहा मैं मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों पे मैंने अपना रिजल्ट दिया, इंटरव्यू दिया। कि मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग में प्रोडक्ट मैंने बताया, चूँकि बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी तो इसलिए याद रहता है। और एंटरप्रेन्योर का जब कोई क्लास होता है तो मैं शेयर करता हूँ। तो मैंने भी इंटरव्यू रिटन में बताया कि मैं मार्केटिंग के रूप में दुकान खोलूँगा, और किस प्रोडक्ट का सेल करेंगे, तो मैंने बैंगल चूड़ी का बताया कि मैं अपने यहाँ चूड़ी का सेल शॉप खोलूँगा, जिसमें कांच से लेकर डायमंड तक की चूड़ी रहेगी। मतलब कस्टमर कोई भी आवे, चाहे वो आयरन का हो, चाहे वो वुडन का हो, चाहे वो शीशे का हो, मिरर का हो, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे डायमंड का हो। मतलब ये बातें हैं कि मैं मार्केटिंग, हर कस्टमर के आने के बाद अगर वो बैंगल लेने आया तो उसको कोई भी ऐसा बैंगल नहीं है जो हमारे शॉप पे न मिले। दूसरा, असेंबलिंग का, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने बताया था कि मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, जैसे कि उस समय बहुत तेज़ी से 8 में इन्वर्टर की, तो मैंने इन्वर्टर के अलग अलग पार्ट्स खरीद के असेंबलिंग करूंगा, उसकी मैं ट्रेनिंग लेके उसका असेंबलिंग करूंगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग वाले वो का भी मैंने दिया और मार्केटिंग का दिया। तो कहने का मतलब कि जब आप एंटरप्रेन्योर की EDP प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, तो उसके बाद फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज के बाद आखिरी जो स्टेज आता है, थर्ड स्टेज, उसमें उनको एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के द्वारा रिजल्ट बताया जाता है कि आपने जो 20 दिन की ट्रेनिंग ली, उसमें आपने ये इंटरव्यू के माध्यम से आप बताएंगे कि ये चीज़ें मैं करूँगा, या ये चीज़ें मैंने गेन किया, नॉलेज गेन किया। आवाज़ आ रही है? अब आप आइए कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूशन, कैसे गवर्नमेंट रोल अदा करती है का नाम से ट्रेनिंग देने के लिए। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो कि एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, EDP प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे अगर एक कोई सिविल सर्विस में IAS हुआ, तो IAS की ट्रेनिंग आपको अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगह से ट्रेनिंग दी जाती है।
सारी चीज़ें आप रिटेन एग्जामिनेशन पास करके सिविल सर्विस में आईएएस आईपीएस हो गए तो कुछ चीज़ें तो सब कॉमन दी जाएगी, फिर उसके बाद डिवीज़न हो जाता है। ये आईपीएस की ट्रेनिंग अलग जाएगी, आईएएस की अलग जाएगी, आईएफएस की अलग जाएगी, वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसी तरह इंटरप्रेन्योर के लिए स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ और कौन कौन, इसको आप नोट कर लें, मैं नोट किया हूँ। तो आइए, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन फॉर ईडीपी प्रोग्राम, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन फॉर ईडीपी प्रोग्राम। तो बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से, दो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है, नोट करिए। इसमें 10-12 जगह है, 14 इंस्टीट्यूशन है, और इसमें से अगर कुछ भी भूल गए, कुछ भी याद रहेगा तो भी काम करेंगे आप। तो लिखिए, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत लिखिए, पहला स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, establishment by 1954, establishment by 1954, 1954 में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उस समय से ही जब आपके फर्स्ट प्लान बना, फर्स्ट प्लान के बाद से ये इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई, और इसके द्वारा यहाँ पे इंटरप्रेन्योर को स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, लार्ज इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी 1954 में, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा लिखिए, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन 1975, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन 1975। इसका इंस्टीट्यूशन की स्थापना 1975 में हुआ, जहाँ की एक मैनेजरियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की व्यवस्था इंटरप्रेन्योर को दी जाने की व्यवस्था की गई थी। ये इस मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में केवल इंटरप्रेन्योर ही नहीं, आईएएस और ओएनजीसी, वेल, पब्लिक सेक्टर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो हैं, उनका ट्रेनिंग भी यहाँ दी जाती है। क्या, चलो आवाज आ रही है? हाँ यार, आवाज। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट 1965, इसकी स्थापना 1965 में की गई। स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट 1965। इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 1968, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 1968। इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 1968, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 1968। ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड 1954, ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड 1954। नेक्स्ट लिखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग 1960। नेक्स्ट लिखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट 1983। नहीं, फिर सुनो,
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड पहले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग 1960। धीरे धीरे बोल तो रहा हूं, लिखो ध्यान से बेटा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट 1983। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट 1983। नेक्स्ट लिखिए, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड 1955। नेक्स्ट लिखिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद 1954। नेशनल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट बोर्ड 1960। नेशनल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट बोर्ड 1960। नेक्स्ट आइए, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 1988। नेक्स्ट लिखिए, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1953। नेक्स्ट है इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर इसको पूछेंगे, ईयर जोड़ दो, छोड़ दो, आ रहा आवाज आ रहा। इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर। और लास्ट है कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक ये तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूशन है जहां से इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की जाती है। विज्ञापन के माध्यम से सारे इंडस्ट्रिस्ट को सूचना दी जाती है कि अगर कोई इसमें ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनको बुलाया जाता है। अब भाई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है उसको नोट कर लीजिए। 8 वहाँ भी हैं स्टेट गवर्नमेंट के, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, अभी स्टेट गवर्नमेंट में आई है। स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, दूसरा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर,
टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, नेक्स्ट स्टेट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, इंडस्ट्री डायरेक्टरेट, इंडस्ट्री डायरेक्टरेट, और लास्ट आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट। इतने इंस्टीट्यूशन हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जहां से इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और दिया जाता है। जो इंटरप्रेन्योर यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, कराते हैं, उनको अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से इंटरप्रेन्योर वहाँ आते हैं, वो उनके इंडस्ट्री की जानकारी प्राप्त करते हैं, वो उनके इंडस्ट्री की प्राप्त करते हैं। इस तरह उनके प्रोडक्ट का, उनके चीज़ों का जानकारी होती है और उनके अपने प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीज होता है। तो ये ईडीपी प्रोग्राम के संदर्भ में मैंने बताया। इसके पहले क्लास में इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये सब बातें पॉइंट लिखाई गई थी। आज बिफोर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या स्थिति थी इंटरप्रेन्योर की, कौन कौन से इंडस्ट्रीज थे, और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंट कैसे उनको, किस स्टेज के माध्यम से उनको ट्रेनिंग ईडीपी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और इसके बाद भारत सरकार द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, किस सन में इस्टेब्लिश हुए थे, और वहाँ से इंटरप्रेन्योर को डेवलपमेंट करने के लिए, ईडीपी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, चलाने के लिए उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है। तो ये रहा ईडीपी प्रोग्राम के संदर्भ में। और चौथा यूनिट शुरू होगा कल। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने होम असाइनमेंट के लिए भी आपको करा दिया गया है, लिखा दिए थे। और चौथे पाँचवें में जो भी फाइनेंस के संदर्भ में इंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री के लिए कैसे डेवलप किया जाए, फाइनेंस की कौन कौन सी व्यवस्था है, इस पे लेक्चर होगा। और नेक्स्ट जब क्लास चलेगा तो उस पर हम चौथे यूनिट पे डिस्कशन आपसे करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आयुष, तनु, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ आप देखते हैं। हाँ मैक्सिमम देखिए, आपके यहाँ पे आइए, इंडस्ट्रियल एरिया रामनगर है और इंडस्ट्री ऑफिस लहरतारा पे है। तो ये हर जगह की स्टेट गवर्नमेंट अपने, क्योंकि हर स्टेट में कोई न कोई इंडस्ट्री है, तो उसके लिए ये यहाँ पे आप जाएंगे। अगर कोई, आप सपोज जैसे हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो इन जगह से लोग आते थे, एक्सपर्ट, वहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन आते थे, इलेक्ट्रिसिटी विभाग के भी आते थे, इंडस्ट्री से भी आते थे कि अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो कौन से फॉर्म लेंगे, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कौन से मटेरियल किससे लेंगे। अगर आप लगाना चाहते तो इंडस्ट्रियल एरिया में कंसेशन रेट पे आपको प्लाट उपलब्ध है। मशीनरी लेना है तो बैंक की ये सुविधाएं हैं, ये आपको फाइनेंस की उपलब्ध कराएंगे। हर जगह से अलग अलग हेड आप आते थे और लेक्चर दे के अपना मोबाइल नंबर, अपने पूरा एड्रेस देते थे कि अगर आपको कल कोई इंडस्ट्री लगानी है तो आप आइए, मेरे से कंसल्ट करिए। सिडबी के डायरेक्टर आते थे, 2% 3% पे आपको फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। बहुत सी चीज़ें जानकारी, लेबर वाले आते थे कि अगर आपके यहाँ लेबर लगाते हैं तो लेबर एक्ट में क्या क्या, कैसे क्या क्या सुविधा, मेरी सारी चीज़ें दी जाती थी ईडीपी प्रोग्राम के माध्यम से। अभी सपोज आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको भी कोई इंडस्ट्री लगानी हो, मान लीजिए आप कहते नहीं मैं सर्विस नहीं करूँगा, मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा। अब आप आफ्टर ग्रेजुएशन आप चाहते हैं मैं कोई इंडस्ट्री लगाऊँ, तो आप जाइए डायरेक्टर, जो इंडस्ट्री, अभी जो चौथा पॉइंट था, इंडस्ट्री डायरेक्टरेट में, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जानकारी मिलेगी। और जो जानकारी नहीं होगी वो आपको उससे संदर्भ सजेशन देंगे
कि भाई अगर ये करना चाहते हैं आप यहाँ से रजिस्टर करिए। बहुत से हमारे यहाँ के एक हमें जहाँ तक ख्याल है कि 4 साल 5 साल पहले एक लड़का निकला था और इस समय वो मिल्क का प्रोडक्ट तैयार कर रहा, मिल्क की इंडस्ट्री लगाई है यहीं हराऊआ के पास। वो सारी सुविधा ली है, सारी जानकारी ली। तो ये इस तरह ईडीपी प्रोग्राम चला के एंटरप्रेन्योर को डेवलप किया जाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक, क्या? हाँ, नाम में लिया। जो दिख रहे हैं उनको कुछ तो भाई 80 90 लड़के 92 लड़के स्टार्टिंग में थे, बहुत से लड़के दिख रहे हैं आके प्रवचन सुनने के लिए आन करके गोल हैं। जो सामने तनु ओझा है ना, कौन बोल रही हो? हाँ, तनु ओझा तो सामने दिखी। जो नहीं दिखे ले, जो दिखे सामने तो पूछ लिया कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ ना। ठीक, ओके ओके, आज का क्लास ठीक है, नेक्स्ट क्लास टॉपिक पे होगा चौथे यूनिट से। ओके, थैंक यू।